हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 8, कोशिका संरचना एवं प्रकार। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं पेड़ पौधे एवं उनके संरक्षण। उस टॉपिक का दृष्टि का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं छूटा हुआ है, वो और आज के इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव एक साथ देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार। तो कोशिका होता क्या है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आपका बनेगा, कोशिका क्या होता है आपका। ठीक है, तो कोशिका जो है आपका अंगों का संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। उसी को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई जो होता है क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है। कोशिका की, अब आगे देखेंगे कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब, 1665 में किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। किस में किया गया था, कॉर्क के स्लाइस में किया गया था कोशिका का खोज। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क जो है पेड़ की छाल का एक भाग होता है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली थी। यहाँ आप देख रहे हैं ये कॉर्क, ये पेड़, कोई भी पेड़ होता है ना, उसका छाल है ये। ठीक है, ये छाल है जो कैसा दिख रहा है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा ऐसा रहता है, इस टाइप का बना रहेगा। ये बॉक्स नुमा संरचना रहता है इसमें। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस में किया गया था, कॉर्क में किया गया था। कॉर्क होता क्या है, तो पेड़ की पतली स्लाइस, मतलब छाल होता है वो। ओके, आगे देखेंगे। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो प्रत्येक कोष्ठ जो ये आपका है ना, इसी को प्रत्येक कोष्ठ को क्या कहा, कोशिका बोला गया। कोष्ठ को, प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका नाम दिया। वास्तव में ये जो बक्सेनुमा संरचना जो हुक के द्वारा खोजा गया, ये क्या थी, मृत कोशिकाएं थी। तो मृत कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वही जीवित कोशिका बोल दे, जीवित कोशिका, जीवित सेल का खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक। किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने किया। ल्यूवेनहॉक, ये क्वेश्चन बन जाता है, ल्यूवेनहॉक ने किया। ओके, ल्यूवेनहॉक ने किया। आगे वही बताया गया, कोशिका जो है आपका क्या है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इसका एग्जाम्पल आगे दिया गया। जिस तरह ईंट का दीवार में, ईंट क्या है, दीवार में ईंट क्या है, इकाई है। मतलब एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, चार ईंट, मतलब ईंट से मिलके क्या बनता है, दीवार। उसी तरह प्याज की झिल्ली में, ठीक है, बहुत सारी कोशिका, ये जो आप देख रही है क्या है, ये कोशिका है। ये आप बहुत सारी कोशिका मिलके ये क्या बना रहा है, प्लाज्मा झिल्ली बना रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं सजीव में जो इकाई होता है, सजीव का जो जीवन का इकाई जो है वो आपका क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। मुर्गी के अंडे की बातें हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। ओके, सही बात है कि जितना बड़ा साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा, ठीक है, उनकी कोशिकाएं अलग अलग होगी। जैसे अगर अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकीय संख्या में विभिन्नता होती है। किसके आधार पे, तो आकृति के, मतलब साइज के आधार पे। ओके, तो आइए हम आगे देखेंगे कोशिका की संख्या के आधार पे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको एक कोशिकीय, और जिसमें एक से अधिक कोशिकीय पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है, उसको बहुकोशिकीय बोलते हैं। एक से अधिक कोशिकाओं का बना जो होता है वो बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर कहलाता है। ओके, वास्तव में देखा जाए तो बहुकोशिकीय जो होते हैं जीव, उनका निर्माण भी एक कोशिकीय से ही होता है। वही बोला गया है यहाँ पे, अरबों कोशिकाओं वाले जीव जो होते हैं उसका जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिकीय से होता है, जो एक निषेचित अंडा है। जो क्या है, निषेचित अंडा। बाद में वो अपना गुणन करते हैं तथा वृद्धि परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ाते जाते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ एक कोशिकीय जीव के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे आपका अमीबा हो गया, क्वेश्चन पूछ सकता है। पैरामेशियम हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक कोशिकीय जीव कौन है आपके, एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामेशियम है। ये अमीबा का पदाव है, इसको क्या बोलते हैं, ये पदाव है। इसी की मदद से अमीबा चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल देख लिए, अमीबा और पैरामेशियम। आगे हम
अब एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा की अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है तथा पाचन करता है। यहाँ बोला गया है कि एक कोशिकीय जीव भी वह सभी कर सकते आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोषीय जीव के द्वारा की जाती है। तो अमीबा क्या करता है? भोजन का अंतःग्रहण करता है, पाचन करता है, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है, सब कुछ करता है अमीबा। ओके, वही अमीबा के बारे में बताया गया है। वही आगे बोला गया है कि बहुकोशिकीय जीव में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित होता है। मतलब विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा अलग अलग, मतलब बहुकोशिकीय में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है और अलग अलग कोशिकाएं जो होती हैं सभी का कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। और वो जो विशिष्ट कोशिकाओं का समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। और विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण करता है। तो वही मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है, ठीक है। इसी चार्ट में दिया गया है बहुकोशिकीय जीव में जो होते हैं एक समान कोशिका पाया जाता है। ओके, एक समान कोशिका पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। और बहुत सारे उत्तक जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम अंग बोलते हैं, ठीक है। तो एक समान कोशिकाएं समूह को उत्तक, और उत्तक बहुत सारे उत्तक को क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग। इस सीरीज को याद कर लीजिए, अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब चलते हैं हम आगे। कोशिका की आकृति की अगर बात करें तो ये अमीबा का चित्र जो हमने ऊपर अभी देखा है उसके बारे में बात कर रहा है कि इसकी आकृति जो है अनियमित है। वास्तव में ये अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है, यह आकृति बदलता रहता है। कौन? अमीबा की बात कर रहा है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई के प्रवर्ध भाग, तो प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पादाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादाब। यह पदार्थ जो होता है, यह प्रवर्ध जो होता है अमीबा की को गति करने के समय और भोजन को अधिग्रहण करते समय बनते हैं एवं बिगड़ते हैं। तो वही मैंने चित्र में बताया, थोड़ा एक बार और देख लीजिए। ये चित्र की बात जो मैंने किया, ये जो बात कर रहा है ना इसकी, यही है इसका पादाव, ठीक है। पादाव इसी को बोलते हैं। इसको इंग्लिश में स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। बोलेगा ये अपना जो भोजन जो ग्रहण करता है किस मेथड से करता है? तो स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया पोडिया मेथड से करता है, जिसको इसका एक नाम कूटपाद विधि भी है, कूटपाद विधि। ओके, तो स्यूडोपोडिया आप समझ गए कि ये जो निकला हुआ है पादाव इनका, जिसको कूटपाद मेथड बोलते हैं, ये क्या करता है? अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई जीव है तो ये आपस में मिल जाएगा बढ़ के, तो ये आपस में ये जो होता है इसको घेर लेता है और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो यहीं पे भोजन ये ग्रहण कर लेता है। तो इसी मेथड से, इसी की सहायता से, ये जो पादाव है इसी की सहायता से ये भोजन ग्रहण कर पाते हैं। आगे चलिए। आगे वही बात बोल रहा है जो हमने अभी पढ़ा है कि अमीबा की बदलती हुई जो है आकृति पदार्थ के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करता है, मतलब चलने में मदद करता है और भोजन करने में सहायता देता है। आगे की बात करें तो मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली WBC श्वेत रक्त कणिका एक कोशिकीय संरचना है का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। सही बात है, WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अब आगे जो बताया गया है, आगे कोशिका किस प्रकार की होती है इसके बारे में बताया गया है, जिसमें हमारे मतलब मनुष्य की कोशिकाएं लिया गया है। चित्र ABC में आप देख सकते हैं। ये जो पहला जो लिया गया है A में, ये रक्त का है, दूसरा आपका पेशी है ये, और तीसरा आपका ये तंत्रिका तंत्र है। वही लिखा हुआ है, गोलाकार रक्त कोशिकाएं, तर्कुरूपी पेशी कोशिकाएं और लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका। अर्थात हम कह सकते हैं कोशिका जो होती है गोल होती है, तर्कु रूप में होती है, लंबी होती है, ये बोल सकते हैं, मतलब इसका ये सब साइज होता है। वही हम बात करें कि तंत्रिका कोशिकाएं कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें जो लंबी होने के साथ साथ शाखान्वित होती है, मतलब शाखा में बटी होती है। वही यहाँ पे बोल रहा है, कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका, ये क्या है? शाखान्वित है। ये शाखान्वित दिखा रहा है, मतलब बटे हुए। और ये शाखान्वित क्यों, ऐसा क्यों होता है? अगर कोई शाखान्वित मतलब बहुत सारे ब्रांच में बटे हुए हैं, तो इसका ये कारण है कि ये तंत्रिका कोशिका जो है संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है। इसका काम क्या है? मैसेज का ट्रांसफ़र करना। क्या? मैसेज का ट्रांसफ़र करना, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। इसलिए इसमें शाखा पाया जाता है। ओके, अब आगे बात कर रहा है कि ये जो हमने देखा है कि कोशिका गोल है, तर्कु के रूप में है, तो ये कैसे, ये किसके कारण संभव होता है? तो ये जो संभव होता है ये झिल्ली के कारण हो पाता है। किसके कारण? झिल्ली के कारण हो पाता है। और यह झिल्ली जो होता है पौधे एवं जंतुओं की कोशिका की आकृति प्रदान करता है। तो जब भी बोले कि पौधे एवं जंतुओं का जो उनको आकृति जो मिलता है, उसकी कोशिकाओं की आकृति जो मिलता है, तो साइज देने का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली।
सेल मेम्ब्रेन कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है, लेकिन जब साइज की बात चल रही हो तो पादप में एक एक्स्ट्रा चीज़ और पाया जाता है जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये कोशिका भित्ति जो होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, ठीक, जो ये भी क्या करता है? आकार देने का काम करता है। अब आगे बोल रहा है जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या, ये ऐसा पूछ रहा है, जीवाणु कोशिका में। तो इसका आंसर भी हाँ है, ठीक है, यस, जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये पूछा जाता है कि इसकी कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, तो इसकी कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति की बात करें तो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, डोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है कोशिका भित्ति, किसकी? जीवाणु की। अब हम कोशिका की साइज की अगर बात करें तो सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर होता है, अर्थात इसको हम माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि सबसे छोटी कोशिका का साइज जो होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, और वही जो कि जीवाणु कोशिका होता है, ये जो साइज मैंने बोला है, वही सबसे बड़ी कोशिका की बात करें जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा है, उसका साइज 170 mm इंटू 130 mm होता है। आगे देखेंगे हम, आगे बोला गया क्रियाकलाप किया गया जिसमें मुर्गी का एक अंडा उबाला गया है, ओके, जिसमें एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है। सफ़ेद भाग एल्बुमिन होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। सफ़ेद भाग जो होता है क्या होता है? एल्बुमिन होता है, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और पीला भाग को क्या बोलते हैं? योक है। पीला भाग क्या है? योक है आपका, ओके, पीला भाग योक है। यह एक एकल कोशिका का भाग है, कौन सा? ये जो पीला पीला जो, आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं, ये अंडे की बात कर रहा है। जिसमें ये आपने सफ़ेद भाग जो बोला है एल्बुमिन क्या है? प्रोटीन है, ये क्या है? प्रोटीन है। जबकि ये जो पीला भाग जो है आपका, पीला भाग, ये फैट है आपका, बसा है, ओके। चलिए आगे देखेंगे। आगे बोला गया है कि कभी भी कोशिका का जो साइज जो होता है, ठीक है, किसी भी पेड़ पौधे या जंतु के साइज पे निर्भर नहीं करता है। अर्थात कोई बड़ा चीज़, बड़ा जैसे हाथी हो गया या फिर जो भी बड़ा जानवर है, तो उसमें जो कोशिका होगी, एक चूहे में जो कोशिका होगी, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका कोशिका हमेशा चूहे की कोशिका से बड़ा ही होगा, तो ये इस पर डिफ़र नहीं करता है। तो वही बोला गया है, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिका चूहे की कोशिका से बहुत अधिक बड़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब बोला है कोशिका संरचना एवं प्रकार, कोशिका का संरचना एवं प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें बताया गया है कि मतलब हमारा शरीर जो है या फिर किसी अन्य जीव का शरीर जो है, उनमें जो प्रत्येक अंग जो होते हैं, ऑर्गन जो होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे पाचन हो गया, सौंगीकरण हो गया, अवशोषण हो गया, उसी तरह हमारे बॉडी में हमारे प्रत्येक जो अंग है उसके अलग अलग कार्य हैं। और जब अलग अलग कार्य हैं तो अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा किया जाएगा। तो वही जो मैंने ऊपर ये जो चार्ट बनाया था, यहाँ पे ऊपर में ये जो चार्ट बनाया था, वही यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे हम उत्तक बोलते हैं। बहुत सारे उत्तक मिल के छोटे छोटे उत्तक जो कि कोशिकाओं के एक समूह से, वही उत्तक क्या है? एक समान कोशिकाओं का समूह है, ठीक है, जो एक विशिष्ट कार्य करता है। तो बहुत सारे उत्तक मिलके अंग का निर्माण करता है और एक समान बहुत सारी कोशिकाएं मिलके उत्तक का निर्माण करती हैं, ठीक। आगे चलेंगे, आगे हम अब बात करेंगे कोशिका के भाग, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है वो देखें। तो कोशिका के भाग में सबसे पहले यहाँ कोशिका झिल्ली के बारे में बात किया गया है, जिसमें बताया गया कि कोशिका के मूल घटक होते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, ये 3 चीज़ बताया गया। कोशिका द्रव एवं केंद्रक जो होता है कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, ओके। कोशिका झिल्ली जो होता है एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करता है। कोशिका झिल्ली जैसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। तो इस चीज़ को हम एक पिक से समझ सकते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कोशिका गोल होता है, चौकोर होता है, तर्क रूप में होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये मेरा कोशिका है, क्या? रक्त कोशिका है, ओके, रक्त कोशिका है। तो ये जो आपका जो है रक्त कोशिका, ये जो आपका बाहर वाला जो भाग है, ओके, ये आपका हो जाएगा, क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली।
जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है क्या पाया जाता है, द्रव पाया जाता है। ये जो आपका है ये आपका द्रव हो गया, ओके, जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव से लिक्विड हो गया ये आपका, ओके। और इसी के बीच में जो होता है, बीच में केंद्रक होता है, और इसी केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है। एक सेकेंड, ये आपका केंद्रक हो गया, ठीक। और ये इसी के अंदर जो ये आप देख रहे हैं ये रेड वाला, ये आपका केंद्रिका हो गया, ओके। तो ये आपका केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया। तो आप ये समझ गए ये क्या है, सेल है, सेल का पिक, ब्लड सेल, ब्लड सेल का ये आपका पिक है। तो ये चीज़ आप देख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका समझाया गया है, यहाँ पे प्याज का एग्जांपल लिया गया है, ठीक है, जिसमें प्याज की झिल्ली, झिल्ली का यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें बताया गया कि ये आपका जो झिल्ली है, ये आपका क्या है, झिल्ली है, ये सेल है, ओके। ये क्या है, सेल है, कोई एक सेल है जो सेल के अंदर, मान लीजिए ये आपका क्या है, सेल है, ये सेल है। तो ये आपका तो झिल्ली हो गया, ये आपका झिल्ली हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। और इसी के ऊपर जो परत होगा उसको भित्ति बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। सेल झिल्ली के ऊपर से एक और परत रहता है उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये अंदर में जो आपका है ये क्या है, केंद्रक है। और ये जो आपका ये दिखाया गया, ये बताया नहीं, इसमें क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव भरा रहता है। तो वही बात बताया गया जो मैंने ब्लड सेल का बताया है, एक जेली समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव बोलते हैं, ओके। वही बात यहाँ पे भी बताया गया है कि पौधे की कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, मतलब उसके ऊपर रहता है, जिसका काम रहता है कोशिकाओं को सुरक्षा देना। किससे, तो पादप कोशिका को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि जो भी घटनाएं होती है उससे सुरक्षा देने का काम किसका रहता है, कोशिका भित्ति का एक रहता है। आगे चलेंगे, आगे दिखाया गया, देखिए आगे यहाँ मनुष्य की गाल, कपोल की कोशिकाएं दिखाया गया, जिसमें इसकी कोशिकाएं झिल्ली जो होती है, कोशिका, इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली दिखाया गया, ओके। ये इसके अंदर जो ये डॉट डॉट दिखाया गया ये क्या है, कोशिका द्रव है। और ये जो आपका दिखाया गया है, ठीक, ये क्या है आपका, केंद्रक है। और केंद्रक जो घेरे रहते हैं उसको केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये जो आपका है, ये जो आपका है ये आपका केंद्रक झिल्ली है। और इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है केंद्रक झिल्ली के अंदर, इसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और केंद्रक द्रव के अंदर एक और पॉइंट होता है जिसको केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रिका, ओके। तो ये हो गया मनुष्य के गाल की कोशिकाएं, ओके। आगे देखेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव की बात करें तो ये जो कोशिका द्रव है, इसी कोशिका के अंदर जो होता है, पूछेगा कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली, ये बाहर वाला क्या है, झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। और ये क्या है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य में और बहुत सारे कोशिका के अन्य संघटक या कोशिका के अंग रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम इत्यादि, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, इसी कोशिका द्रव्य में। तो हमेशा याद रखिएगा, ये आपका कोशिका झिल्ली हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया, मतलब केंद्रक झिल्ली हो गया, और इसी के बीच में जो है कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ओके। और इसी के बीच में बहुत सारे आपके कोशिकांग भी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम सब यहीं पाए जाते हैं, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब, लाइसोसोम, ये सब यहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है, पूछेगा तो आप यहाँ से ये बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे वही केंद्रक की बात कर रहा है, ये जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं ये केंद्रक की बात कर रहा है। केंद्रक जो होता है कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। तो क्या बोले कि केंद्रक जो होता है एक झिल्ली के द्वारा, ये जो है ये झिल्ली है, ठीक है, कोशिका द्रव से अलग होता है, तो इसी को हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, वही बताया गया है, ठीक। आगे बताया जा रहा है कि मान लीजिए ये जो आपका ये अंदर वाला ये केंद्रक जो है, ठीक, केंद्रक को जब हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो इसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है, ये इस टाइप की, ये केंद्रक की, इसी के अंदर जो है ना आपका, इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको, ये मैंने बड़ा कर दिया इसको, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं, ओके। इसी के अंदर आपको क्या मिलता है, धागे के समान संरचना पाया जाता है, केंद्रिका, न्यूक्लियस के अंदर ही संरचना पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, गुणसूत्र।
मतलब केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है और केंद्रिका के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र पाया जाता है, जो क्या करता है, अनुवांशिक। इसका काम क्या है, गुणसूत्र का काम क्या है, गुणसूत्र का काम है अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को अगली पीढ़ी में भेजना। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है, ये भी अच्छा बात है। गुणसूत्र आपको कब दिखाई देगा, कोशिका विभाजन के समय में। तो इसका गुणसूत्र का काम है जनरेशन में, गुण को जनरेशन में ट्रांसफर करना, जनरेशन ट्रांसफर करना, गुण और लक्षण को जनरेशन में ट्रांसफर करना। तो ये आप देख लिए कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। आगे वही जीन के बारे में बताया। जीन जो है सजीव की अनुवांशिक इकाई है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, सजीव की अनुवांशिक इकाई क्या है, जीन है। यह जनन में संतति की अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करता है। इसका अर्थ होता है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंख बुरी है तो संभवतः आपकी आंख भी बुरी होगी। यदि आपकी माताजी का घुंघराले बाल है तो हो सकता है कि आपके भी घुंघराले। तो ये सब जो होता है ये सब जीन के कारण ही होता है। तो अनुवांशिक इकाई, जीन क्या है, अनुवांशिक इकाई है। अनुवांशिक इकाई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनुवांशिक इकाई है। ओके, आगे चलेंगे। आगे बताया गया है वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक जो होता है कोशिका के क्रियाकलापों को भी नियंत्रण करता है। मेन माइंड मास्टर कौन होता है, यही केंद्रक होता है। मेन क्या होता है, ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर बोल सकते हैं इसको, कंट्रोलर है ये। ओके, कौन, किसको, केंद्रक को। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपका कि जीव द्रव क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो जीव द्रव क्या होता है, तो जीव द्रव जो होता है कोशिका द्रव प्लस केंद्रिका द्रव, केंद्रक द्रव्य बोल सकते हो। इन दोनों को क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाएगा। जीव द्रव क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मिले हुए रूप को बोलते हैं। आगे देखेंगे, आगे बताया गया है, आगे बोला गया कि जीवाणु कोशिका जो होता है ना, ठीक, ये तो एक कोशिकीय होता है। इसमें बहुकोशिकीय जीवों को केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता, अर्थात इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इस कारण से इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली, जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली क्या होगा, अनुपस्थित रहेगा। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक पदार्थ होता है ओके जीवाणु में, लेकिन केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, याद रखिएगा। जीवाणु कोशिका में केंद्रक होता है लेकिन मतलब केंद्रक पदार्थ होता है लेकिन केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोलती है। तो एक तरह से मान ले कि केंद्रक उसमें नहीं होता है, इसलिए केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है उसमें। इस प्रकार की कोशिकाएं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु नीले हरित शैवाल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं, जिसमें क्या केंद्रक जो होते हैं केंद्रक के समान, मतलब केंद्रक, ये बोलता है बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। किसका केंद्रक, जीवाणु कोशिका का केंद्रक जो होता है बहुकोशिकीय जीवों में जैसे केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, वैसे जीवाणु कोशिका में नहीं होता है। तो उस तरह के कोशिका को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। इसके एग्जांपल है जीवाणु और नीला हरित शैवाल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। इसके एग्जाम्पल कौन है, तो जीवाणु है, नीला हरित शैवाल है। ओके, आगे देखेंगे हम। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिका जैसी कोशिकाएं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, जबकि हम प्याज की झिल्ली की बात करें या गाल की कोशिका जो मानव का गाल है उसकी अगर बात करें तो उसमें सब कुछ सही तरीके से पाया जाता है, इसलिए इसे हम यूकोरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और इस प्रकार के जीव को यूक्रोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूक्रोट्स बोलते हैं। आगे देखेंगे हम। आगे बताया गया है कि कोशिका का जब परीक्षण कर रहे थे तो हमने देखा कि कोशिका द्रव के बीच जो है ना खाली स्थान रह जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई दे रहा है। ये कहाँ है प्याज की झिल्ली, पादप कोशिका। तो ये पादप कोशिका की अगर हम यहाँ बात करें तो ये देखिए, ये जो खाली स्थान जो है आपका, ये क्या है, ये सब खाली स्थान जो है ये रिक्तिका है। क्या है, रिक्तिका है। ये पादप कोशिका में रिक्तिका वास्तव में देखें तो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। वही यहाँ पे बोला गया। गाल की कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में बहुत बड़ा बड़ा है। तो ये गाल की कोशिका, ये गाल का कोशिका है। ये आपका जो खाली स्थान, जो कोशिका द्रव के बीच में जो खाली स्थान रह जाता है उसी को तो वही यहाँ देख सकते हैं, ये जो खाली खाली कोशिका द्रव के बीच में छूटा हुआ है यही क्या है, रिक्तिका है। ये गाल की कोशिका है जबकि ये पादप कोशिका है। तो वहीं बताया गया है यहाँ पे कि रिक्तिकाएँ जो है आमतौर पे पौधे कोशिका में पाई जाती है, जंतु में ये बहुत छोटी छोटी होती है। उदाहरण के लिए यहाँ लिया गया है ट्रांडे एस्केंसिया की पत्ती की कोशिकाएं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी। वे पत्ती की कोशिकाएं के कोशिका द्रव में छितरी रहती है। इन्हें प्लेस्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें से कुछ हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं।
ये हरा रंजक जो ये देखिए ये आपका जो है ना ये हरा रंजक ये यही क्लोरोफिल कलर प्लास्टिड कहलाता है हरा रंजक कोशिका। ये तो बाहर वाला कोशिका झिल्ली कहलाएगा। अंदर में ये केंद्रक हो गया। ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं ये केंद्रिका हो जाएगा। ये कोशिका तरफ हो जाएगा। तो प्लास्टिड हो गया ना प्लास्टिड कहते हैं इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। उनमें से कुछ हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ओके हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों को क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बस और आगे कुछ नहीं है। पादप एवं जंतुओं की कोशिकाओं की तुलना की गई है इसमें, जिसमें बताया गया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें केंद्रक बीच में होता है, इसमें केंद्रक बीच में नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है। इसमें कोशिका वृत्ति होता है, इसमें कोशिका वृत्ति नहीं होता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है जंतु में। ओके यही सब बताया गया, ये आप देख लीजिए। उसी तरह ये बताया गया यहाँ पे कोशिका झिल्ली क्या होता है, पादप में उपस्थित होता है, इसमें भी उपस्थित। तो कोशिका भित्ति क्या होता है, उपस्थित होता है, लेकिन इसमें जंतु में नहीं होता है। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक दोनों में होता है, इसमें भी होता है, एक सेकंड, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। केंद्रक झिल्ली की अगर बात करें तो इसमें भी होता है और केंद्रक झिल्ली इसमें भी होता है। कोशिका द्रव की बात इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। प्लास्टिड की बात करें तो पादप में होता है, जंतु में नहीं होता है। रिक्तिकाएँ इसमें भी होता है, इसमें थोड़ा बड़ा होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें छोटा होता है। बस हो गया, यहीं ख़त्म है आपका। अब हम लोग चलते हैं दृष्टि का देख लेते हैं, पिछले चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव और इस चैप्टर पिछला आपका क्या था, सूक्ष्म जीव वाला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये हम पहले देख लेते हैं। पहला टॉपिक है, पिछले वीडियो में मैंने नहीं कराया था, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है वनोन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो बोल रहा है अगर वनमूलन होता है, वन खत्म होता है तो पृथ्वी तापमान बढ़ेगा, सही बात है। भूमि जल स्तर नीचे जाएगा, सही बात है। मृदा की गुण अप्रभावित रहते हैं, मृदा की जल धारण क्षमता घटती है। मृदा का गुण अप्रभावित रहेगा, नहीं घटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। मृदा की जल धारण क्षमता घटती है, वो भी, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, सी नंबर है ना, हाँ। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, देखिए कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात, जिसको इंग्लिश में फ्लोरा बोलते हैं, और प्राणी जात को फौना बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा और फौना, ठीक। ये क्वेश्चन पूछता है, मैंने वहाँ इंग्लिश नहीं बताया था, बट यहाँ देख लीजिए। फ्लोरा किसको बोलते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो है उसको फ्लोरा, जब किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले उसको जंतु को क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं। ओके आगे देखिए, ये बात तो सही है। आगे देखते हैं हम, आगे बोल रहा है कि पौधे एवं जंतुओं की वो प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे उस क्षेत्र का विशेष की स्थानिक प्रजाति, मतलब इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। विशेष की स्थानिक प्रजाति मतलब उस क्षेत्र का इंडेमिक स्पीसीज बोला गया। तो यहाँ 1 2 दोनों सही हो जाएगा आपका, ठीक है। वहीं हम तीसरा की अगर बात बोले कि वनस्पति और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है। ओके अभ्यारण्य की बात कर रहा है, तो मैंने 3 अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो देखते हैं तीनों के बारे में। वह क्षेत्र जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है, सही बात है, ठीक। वहीं राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो वन जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। वन जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। वहीं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन जीव, पौधे, जंतु, संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासियों को पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। तीनों सही है आपका। ओके तो यहाँ पे आपका चला जाएगा डी नंबर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, ये ऐसा बताया गया है, ठीक। तो पेंच इसमें नहीं आता है शायद, ठीक है, आपका नहीं होगा, ये गलत है आपका। ओके दूसरा चलते हैं, बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र का स्थानिक प्राणी है, मतलब यहाँ का प्राणी है, लोकल प्राणी है। तो हाँ ये सही है, 2 नंबर सही है आपका। इस क्षेत्र में चट्टानों के आवास, सेल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियाँ प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं, हाँ सही बात है। तो इसका 2 और 3 हो जाएगा, एक गलत है, देखते हैं क्या सही है। एक हाँ ये बात सही है, यहाँ बोला गया कथन एक गलत है, क्योंकि पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में सतपुरा नामक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, पेंच नहीं आता है, ठीक है। तो पेंच नहीं आता है। यहाँ की सर्वोत्तम किस्म टीक मिलती है, यहाँ पे टीक मिलती है। ओके चलिए आगे चलते हैं। रेड डाटा बुक के बारे में अगला क्वेश्चन है। तो यह बुक जो होता है जिसमें
सभी विशेष स्थानिक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। विशेष नहीं, ये नहीं रखा जाता है विशेष, जो लुप्त हो गए हैं, जिसपे संकटा उत्पन्न होने वाला है, उसका इसमें डाला जाता है नाम। या बुक जिसमें जैव मंडल क्षेत्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ये भी गलत है। या वह बुक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। 3 सही हो जाएगा, केवल 3 हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्न कौन सा पारितंत्र का हिस्सा है? पारितंत्र का हिस्सा है तो सभी है, पेड़ पौधे, प्राणी, अजैव घटक, जैव अजैव सब आ जाएगा, उपयुक्त सभी। डी नंबर आपका चला जाएगा आंसर इसका। ओके, चलिए आगे। आज हमने जो ये खत्म हो गया पहला, अब आगे आज जो हम लोग पढ़े हैं उसका आंसर करते हैं। कोशिका संरचना एवं प्रकार के। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी जीव का सूक्ष्मतम जीवित रचना है। सूक्ष्मतम जीवित रचना है, सही बात है, ठीक है। सर्वप्रथम कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया, सही बात है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका एवं सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो यहाँ 1 2 3 आपका चला जाएगा। ओके, चलिए आगे। निम्नलिखित में विचार कीजिए। एक कोशिकीय जीव कौन थे? अमीबा और पैरामीशियम मैंने पढ़ा था। बाद बाकी WBC भी आपका 1 कोशिकीय है, मुर्गी का अंडा भी 1 कोशिकीय है, ठीक है। तो यहाँ आपका चारों चला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कोशिका के मूल घटक संरचना झिल्ली जो है, मतलब कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, मतलब ये 3 चीज़ है, ऐसा बोल रहा है। कोशिका का मूल घटक कौन कौन है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका झिल्ली जो होता है एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करता है। बात तो सही है, ये बात सही है। अगला है कि कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है, ठीक है, झिल्ली के समान होता है। तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कोशिक क्रोमोजोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित, ये भी सही है, मतलब तीनों सही है आपका। 3 नंबर तीनों हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, अब उसी सब का दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलिएगा। आगे बोल रहा है प्रोकोटिक कोशिका के संदर्भ में बताने के लिए इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। बात सही है, केंद्रक होता है बट व्यवस्थित ढंग से नहीं होता है, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। विषाणु और नीले हरित शैवाल इसके उदाहरण है। सही है, दोनों हो जाएगा, सही है। 1 और 2, 1 सेकंड, सॉरी, यहाँ विषाणु बोल रहा है भाई, विषाणु नहीं, जीवाणु, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, ठीक है, यहाँ जीवाणु रहता तब 1 और 2 हो जाता, ठीक है। ये नहीं होगा, ये होगा 1 नंबर। ओके, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ तो गलत हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, पादप एवं जंतु कोशिका एक दूसरे से भिन्न है, कैसे? उसके बारे में। जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में होता है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो पाया जाता है कोशिका भित्ति, ये तो पादप में पाया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्लास्टिड नामक रंगीन संरचना केवल पादप कोशिका में होती है, सही बात है। जंतु कोशिका में अनेक छोटी रिक्तिकाएं होती है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी होती है। 2 और 3 हो जाएगा, 3 नंबर इसका आंसर चला जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। संदेश हस्तांतरण का कार्य निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा जो लंबी होता है, लंबी शाखान्वित तंत्रिकाएं कोशिकाएं करता है, ठीक है। ये गोलाकार नहीं होगा, तरकु नहीं होगा, भी नहीं होगा, जो लंबा होगा वही करेगा। तो ये आपका खत्म हो गया। चलिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगता है या कुछ इसमें गड़बड़ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें वीडियो और बनाने का इंस्पिरेशन मिले। बाद बाकी आप अपने दोस्तों या जो भी आपके छोटे भाई हों उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर NCERT स्टार्टिंग से देख लिया जाए, वो भी ऑब्जेक्टिव के साथ, कहाँ मतलब कैसे क्वेश्चन बनता है NCERT से, तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही मजबूत हो जाएगा उनका, ठीक है। तो इसलिए जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर देखिएगा और उनको शेयर कीजिएगा। बाद बाकी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।